मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी इस कुशल मंगल से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक दिन की मेहनत नहीं काम आती, बल्कि रेगुलर और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तभी आप किसी भी कंपटीशन में या अन्य परीक्षाओं में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि हम रोज़ एक नए क्वेश्चंस की सीरीज लेके आते हैं और उसको सॉल्व करके आपको समझाते हैं। तो आशा करते हैं आपको पिछले वीडियो भी आपने देखा होगा और उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो आप ही की डिमांड पर ये क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं और उसमें आंसर के साथ उसका सलूशन भी हम बताते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में नंबर पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन की टेक्निक समझिए, उसकी थ्योरी समझिए, डीपली समझिए और किस फार्मूले से उसको सॉल्व किया जाएगा उसको समझने की कोशिश करिए। तो आइए नए वीडियो के साथ आपका हम स्वागत करते हैं और साथ ही आपसे पुनः मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि जब तक आप उसको क्लियर नहीं समझेंगे वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगला वीडियो भी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं नया क्वेश्चंस, नए दौर के क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको देखिए पहला क्वेश्चन ये है। देखिए इसमें लिखा है, कार एक्सेलरेट्स uniformly from rest to the speed of 20 meter per second in 5 seconds. What is the car acceleration? देखिए ये एक्सेलरेशन का सवाल है, सिंपल मोशन का सवाल है और इसमें हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक कार जो है यूनिफॉर्मली चल रही है, शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 थी, इसकी रेस्ट वेलोसिटी थी। उसके बाद उसने जो है स्पीड पकड़ी और स्पीड कितनी पकड़ी, 20 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो ये वैल्यू इसमें अब रख देंगे। v क्या है, अंतिम वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी u है, प्रारंभिक वेग, और t क्या है, समय है। तो इन सब वैल्यूओं को हम इसमें यहाँ रखेंगे। तो देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, इसको ध्यान से देख लीजिए। v की वैल्यू 20 मीटर है, u 0 है, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, u 0 है और t 5 सेकंड है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो इसको देखिए रखने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो a इज इक्वल टू, देखिए a इज इक्वल टू v की जगह क्या रखेंगे, 20, u 0 है, u 0 डिवाइड बाई t कितना है, 5 सेकंड। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आप समझ लीजिए क्या इसमें करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए एक कार जो कि प्रारंभिक वेग v से 0 है उससे स्टार्ट होती है, चलती है। 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v 20 मीटर पर सेकंड। तो इस दौरान इसमें
कितना एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी किस दर से बढ़ी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। तो टाइम के अनुसार वेलोसिटी कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, तो इसलिए किस तरह से वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही आपका एक्सेलरेशन। ये भी ध्यान रखिए, इसमें कुछ चीज़ें अलग से आपको बता दें। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें देखिए वी यू ये सब वेग जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि टी क्या है, वेक्टर नहीं है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पूछेगा कि इसमें वेक्टर्स कौन कौन से क्वांटिटी हैं। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड जो होती है वो वेक्टर नहीं होती है। एक्सेलरेशन भी क्या होती है, वेक्टर होती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। वी यू ए टी 4 वेरिएबल है, इसमें कि कोई 3 वैल्यू दी हुई है। इसमें देखिए यू 0 दिया हुआ है, वी जो है 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और टी जो है 5 सेकंड दिया। तो 3 वैल्यू दी हुई है, चौथी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि हम जो क्वेश्चंस ला रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल मतलब कि 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको थोड़ा समझ करके इसका आंसर देना है। तो देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट मास। तो इन चारों में किसका जो है मास सबसे अधिक होगा। देखिए ये जो दिया हुआ है, इन चारों में किसका मास अधिक होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं एटॉमिक मास ग्राम में पर मोल कितना होता है। देखिए हाइड्रोजन को 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14, ये भी आप जानते हैं। तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, एटॉमिक मतलब कि इसका मोल देखिए पर एटॉमिक मास पर मोल कितना है, इसका ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है। देखिए ये ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ग्रेटेस्ट मास किसका होगा, ऑक्सीजन का मास का। ऑक्सीजन का जो मास होगा वो सबसे अधिक होगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ 4 गैसें हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 ग्राम पर मोल, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल और नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है, 16 ग्राम 16 ग्राम पर मोल। तो इसीलिए ऑक्सीजन का जो मास होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इसका आंसर होगा। बहुत अलग ढंग का क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, इसको समझ लीजिए। तो किस गैस का मास अधिक होगा, उसी गैस का मास अधिक होगा जिसका कि एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। जिसका कि एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उस गैस की मास भी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इन 4 गैसों में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पर मोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह 16 है, इसलिए इसका जो मास होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो एक नए ढंग का क्वेश्चन आपको हमने यहाँ दिया, तो देखिए इसको समझ लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। रटना नहीं है, इसको दिमाग में बैठाइए कि कैसे, अगर मान लीजिए इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप में क्या देखना है, इसमें किसका मास अधिक होगा, जिसका एटॉमिक मास अधिक होगा। एटॉमिक मास क्या होता है, मास पर मोल, तो एटम का मास पर मोल। तो इसमें आपको एटॉमिक मास देखना होगा, जिसका अधिक होगा वही गैस का मास भी अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए असर्शन एंड रीजन।
ए सर्टन रीजन, मतलब कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिया रहेगा और उसके बाद उसका रीजन भी दिया रहेगा, तो ये दोनों सही हैं कि नहीं। देखिए ये है और रीजन, देखिए सर्टन क्या, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। देखिए इसको पहले हिंदी में आप समझ लीजिए। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कि एक कंडक्टर है जिसमें क्या हो रही है, धारा बह रही है, और वो कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में उस तार को रखा गया है, करंट कैरिंग कंडक्टर को। तो क्या क्या होगा उसका रीजन, देखिए द फोर्स ऑन ए कंडक्टर इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, कह रहा है कि क्या वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण है, दो यहाँ फील्ड लगेंगे। देखिए एक तो करंट उसमें फ्लो हो रही है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगे होगी, और दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर दो फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक मतलब जिसमें जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है और उसके कारण जो है धारा बह रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो कह क्या रहा है कि एक वायर है जिसमें कि धारा बह रही है, और इस धारा के बहने के कारण जो है जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। तो देखिए इसमें केवल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही उस वायर पे जो है फोर्स लगेगा। तो देखिए इन चारों में क्या कौन सा आंसर सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये गलत है। फिर बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये सही है। देखिए इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है। फिर इसमें तीसरा के ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये ट्रू, अब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखिए ये भी गलत हो गया। अब इस दोनों पार्ट में आपको क्लियर करना, देखिए इसमें कैसे हम क्लियर करें कि ये सही है, बी सही है या सी सही। देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, देखिए बोथ द फोर्स ऑन कंडक्टर इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक, ये गलत है क्योंकि ये पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। तो ये दोनों ये सही नहीं होगा क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये ए एंड आर ट्रू नहीं है, इसमें यही सही होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है क्योंकि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, और वो बल किसके कारण लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ध्यान रखिए इसमें वो बल जो लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो देखिए इसको हम एक बार और आपको समझा, देखिए मान लीजिए वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कारण जो फोर्स इस पर लगेगा ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, करंट कैरिंग करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर बल लगेगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा। तो ये समझ लीजिए कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है तो उस पर जो फील्ड बल लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से दिखाते हैं, उसके कारण लगता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण लगता है। तो इसके कारण नहीं लगेगा बल्कि बी के कारण लगेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मल्टीपल टाइप आंसर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें मल्टीपल आंसर है, आंसर दिया हुआ है लेकिन इसके आंसर चारों मल्टीपल है, मतलब कि दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं या चारों भी हो सकते हैं। तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्स रेज, साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड लाइट वेव्स। देखिए चार वेव्स दी हुई हैं, इन चार वेव्स में से किसका जो है कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक वेव नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन कौन सी, एक्स रे, साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड लाइट वेव्स। तो बहुत क्लियर है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तो एक्स रे होगी ही होगी,
साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है, माइक्रोवेव होगी और लाइट होगी। तो इस तरह से देखिए 4 वेव्स इसमें याद रखिए कौन कौन सी, एक्स रेज, साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स और लाइट वेव्स। तो देखिए इसमें आप क्लियर है कि साउंड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है। तो इसका क्या आंसर होगा, ए, सी और डी इसका आंसर होगा। इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल आंसर। इसमें आंसर भी मल्टीपल, बहुत सारे आंसर हैं जो कि छिपे हुए हैं। तो देखिए दिमाग में बैठाने के साथ साथ उसको याद भी रखिए। देखिए एक्स रेज कैसी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव्स ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती ही है। केवल साउंड वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है। तो इसके मल्टीपल आंसर हैं कौन कौन से, ए, सी और डी, ए, सी और डी। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा याद भी रखना है और साथ ही साथ उसको समझते हुए भी देना है। तो ये मल्टीपल मतलब कि इसमें एक ही नहीं आंसर बल्कि 3-4 आंसर हैं। तो इसमें 3 आंसर हैं, ए, सी और डी, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल टाइप आंसर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अगले क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स वाला देखिए हम आपको बताते आ रहे हैं कि देखिए हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग ढंग के क्वेश्चंस को रोज़ लाते हैं, रोज़ वीडियो बनाते हैं और आपके साथ हम भी मेहनत करते हैं। तो आशा करते हैं इस मेहनत का फल आप सब्सक्राइब करके या लाइक करके या फिर पूरा वीडियो देख करके हमें ज़रूर हमें हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक आप उसको लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, या आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं विजन कुमार पांडे, जो कि करीब 40 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स PCS IAS के एग्जामिनेशन के लिए, विज्ञान प्रगति, प्रतियोगिता, दर्पण, बहुत सारे मैगजीनों में छपते रहते हैं। आप देख सकते हैं कोई मैं नया नहीं हूँ इस फील्ड में, बहुत पुराना हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव होने के कारण मैं अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को खुद बनाता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत भी करता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं। देखिए ट्रू, इसमें ट्रू है या फॉल्स, गलत है या सही, इसको देखना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिए। पहले इसमें जो है आपको क्या देखना है कि जो ये है, देखिए ट्रू एंड फॉल्स। इफ इन एन इलास्टिक कोलिजन both momentum and kinetic energy are conserved, both momentum and kinetic energy are conserved। देखिए ये कोलिजन कैसा है, टकराहट कैसी है, दो वस्तुओं के बीच में कोलिजन कैसा, इन इलास्टिक है। तो देखिए इन इलास्टिक में कभी भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो इसका मतलब ये आंसर सही होगा, फॉल्स। इसका मतलब यही हो गया कि ये आंसर आपका ये सही होगा, ये गलत होगा। तो देखिए इन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। तो इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों ही कंजर्व नहीं होते हैं। इसका मतलब ये आंसर इसका फॉल्स सही होगा। देखिए यहाँ लिखा भी हमने है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व वाइल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन में याद रखिए ये भी कि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व होता है मतलब कि ये कंजर्व मतलब कि एक तरह से ये स्थिर है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए और याद कर लीजिए समझते हुए। इन एन इलास्टिक कोलिजन क्या चीज़ कंजर्व होती है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब P इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम कंजर्व होता है। जबकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² जो होती है वो हाफ mv² वो कंजर्व नहीं होती है।
तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों कंजर्व होंगे। तो ध्यान रखें, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है मोमेंटम कंजर्व होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रैंकिंग क्वेश्चन, देखिए रैंकिंग है ये अलग ढंग का क्वेश्चन है। देखिए हर ढंग के हम क्वेश्चन यहाँ ला रहे हैं। ये रैंक किस रैंक मतलब कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। रैंक द फॉलोइंग मटेरियल्स बाय देयर थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है और इसमें रैंक दिखाना है कि मतलब कौन सा लोएस्ट है कौन सा हाईएस्ट है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैव द रैंक में इसको दिखाना है कि कौन ज़्यादा, तो किस रैंक में दिखाना है, लोएस्ट से हाईएस्ट टेबल में आपको इसको ऑर्डर में रखना है। तो क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी मतलब उष्मा जो है एयर में, एयर के बाद वाटर में तेज़ी से जाती है, फिर आयरन में और फिर कॉपर में। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा ए लेस दैन बी लेस दैन सी और लेस दैन डी। मतलब सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी, कापर की होगी, उसके बाद आयरन की होगी, फिर जो है वाटर की होगी और फिर जो है एयर के। यहाँ 4 मीडियम दिए हुए हैं, एयर, वाटर, आयरन और कापर। तो इसमें कह रहा है किसमें उष्मा तेजी से बहेगी, एक तरह समझिए किसमें उष्मा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी और उसको लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ना है। तो ए बी सी डी, एयर में सबसे कम, फिर वाटर में, फिर आगे आयरन में और फिर कॉपर में। तो ये इसका आंसर होगा। तो देखिए ये रैंकिंग क्वेश्चन इसको कहते हैं। इसमें रैंक मतलब कि लोएस्ट ऑर्डर से लेकर के आपको किधर जाना है, हाईएस्ट की तरफ, हायर की तरफ। तो इस तरह से आपको दिखाना है। तो ए बी सी डी ये इसकी रैंकिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए मैच द फॉलोइंग, ये मैच कराना है आपको। ये जो पेयर्स दिए हुए हैं, फिनोमेना है, अलग अलग दिया हुआ है और उसको मैच कराना। देखिए इस तरह से है, ये देखिए फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये 4 पी क्यू आर और एस और इसके 1 2 3 4 से मैच करना। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें 4 दिए हुए हैं विकल्प और चारों को मैच करना है। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट, देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसमें कौन सा मैच करेगा, बस सिंपल सा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत, जो गुरुत्वीय बल होता है उसके अंतर्गत ये वस्तु गिरती है। तो इसमें क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण ये वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। चलिए अब देखिए इसी को देखिए हम आगे आपको दूसरा दिखाते हैं। इसमें दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसका पहले का पी का क्या हो गया, पी के लिए मैच क्या करेगा 1, क्यू के लिए क्या मैच करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 4 क्यू के साथ 4 हो जाएगा। फिर सी है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन से रिलेटेड है। तो आर का जो होगा ये सीधे सीधे न्यूटन सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू ये सेकंड लॉ हो गया तो 3 से हो गया। और यस एक्शन और रिएक्शन तो बहुत फेमस है, आप इसको किससे करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ 2। तो देखिए पहला वाला पी जो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट
किसके कारण वह वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये P का 1 हो जाएगा। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो Q का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा है F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए, ये सिंबल सा है, तो ये तीसरा न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया ये। और चौथा आपको एक्शन रिएक्शन, ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ पर हो गया। तो इस तरह से आपको मैच करना। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या सावधानी बरतनी होगी? सावधानी ये बरतनी होगी कि कभी भी आप जल्दीबाजी नहीं करिएगा। अब देखिए, जैसे हमने ये लिखा P का 1, Q का 4, R का 3 और S का 2 से कमा। कभी कभी लड़के या लड़कियां जल्दी में उल्टा सीधा लिख देते हैं, जानते हैं लेकिन जानने पर भी जल्दीबाजी में के बहुत इजी क्वेश्चन ये समझ करके सब उल्टा। एक भी अगर डिसमैच हो गया, एक भी अगर इधर का उधर हो गया तो सारा आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें इस क्वेश्चन में लगता तो है बहुत इजी है, लेकिन बहुत सावधानी से ही इसको करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है। देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है, इसमें कैलकुलेशन आपको करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है। वायर हैज ए रेजिस्टेंस 8 ओम इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 3 एम्पियर, व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड इन द वायर। तो देखिए इसमें एक वायर है जिसमें कि जो 8 ओम का वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की। तो इसमें कितना पावर कितनी, देखिए जब किसी भी तार में जब धारा बहती तो तार गर्म होता है, तो गर्म होते हीट में कन्वर्जन होता है, तो कितना एनर्जी हीट के रूप में डेसिपेट करे, मतलब निकाल रही है। तो आप जानते ही हैं ये फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, ये फार्मूला रख देना है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 ओम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 इंटू 8 मतलब 72 जूल जो वर्क डन ये करेगी, वाट के बराबर पावर को डेसिपेट कर, इतना इसकी शक्ति होगी। कितना? 72 वाट। डब्ल्यू का मतलब वाट हो गया। तो देखिए जब भी किसी वायर में धारा बहती है तो उसमें कितनी पावर एनर्जी डिसिपेटेड होती है वायर में, उसकी वैल्यू ये आ गई। इसमें क्या क्या वेरिएबल देखिए, 3 वेरिएबल हैं, पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस। इसमें से 2 वैल्यू दी रहेगी। देखिए यहाँ आई और आर दिया हुआ है तो P निकालना। इसी तरह से P और I दिया रहेगा तो R निकालना होगा, या P और R दिया रहेगा तो P और I निकालना होगा। तो इस तरह से 3 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू दी रहेगी और आपको तीसरी वैल्यू निकालनी रहेगी। तो आशा करते हैं ये फार्मूला भी याद रखिए। पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। P जो है पावर है, I करंट है और R जो है रेजिस्टेंस है। तो ये भी ध्यान रखिए कि जब भी किसी वायर में आप देखते होंगे, वायर में जब धारा लगातार बहती रहती तो वायर धीरे धीरे क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो एनर्जी का कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में भी, लेकिन एनर्जी नष्ट नहीं होती है। ध्यान रखिए, हम बार बार समझा रहे हैं कि कोई भी एनर्जी नष्ट नहीं होती। जो भी, यही देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जो भी आप मेहनत करेंगे, जैसे हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको कहीं न कहीं किसी रूप में आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि फ़ायदा आपका होना है। हमारी मेहनत अगर आपको फ़ायदा हो जाए और आपको 100% मार्क्स मिल जाए तो इससे बड़ी हमारी उपलब्धि और क्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसको मेहनत कर करके आपके सामने वीडियो लाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। प्रेशर डिक्रीजेज एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सही है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए? कम हो जाए, क्योंकि गैस का दाब कम हो जाएगा। इसलिए
प्रेशर डिक्रीज होगा। और उसका क्या कारण होगा? द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद द अल्टीट्यूड लीडिंग टू लोअर प्रेशर। एकदम सही है, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ मैच कर रही हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ें, प्रेशर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। और क्यों कम होगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगी, वो धीरे धीरे कम होगी और इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब ए और आर दोनों ट्रू है। तो देखिए इसमें क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बहुत अच्छा। तो इसमें देखिए पहला आंसर, देखिए ये इसमें पहला जो होगा वो आंसर सही होगा। और बाकी देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ट्रू, तो ये गलत हो गया। अब बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए पहला, अगर आपको यहाँ भी समय बचाया जा सकता है। देखिए अगर पहला ही आपको सही मिल गया तो आप बस वाला देखिए, उसके बाद ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी तो सब गलत होंगे। उसमें समय भी मत बर्बाद करिए और तुरंत उसका आंसर लिख दीजिए कि ये दोनों। क्योंकि देखिए जब भी हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। और क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इसमें जो है जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो बस दोनों सही है। तो और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब ए सही है। तो बाकी तीनों का आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है और समय बच जाएगा। कंपटीशन में देखिए समय भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस क्वेश्चन को आप 10 मिनट समय बर्बाद करेंगे तो अगला क्वेश्चन इफेक्टेड होगा। इसलिए अगर आप जिसको क्वेश्चन को 10 मिनट में करना है उसको 2 मिनट में 1 मिनट में करिए और क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें भी देखिए यही चीज़ है। अगर पहला आपको सही विकल्प मिल गया आंसर तो तीनों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख दीजिए, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर आया। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूनिक टू फोटान। देखिए फोटान के लिए, अब देखिए इसमें समझने वाली चीज़, फोटान आप जानते हैं कि फोटान की एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू एक फोटान की एनर्जी एच न्यू होती है। तो ये फोटान की एनर्जी होती है। तो क्या है इसमें सही? देखिए फोटान हैव नो रेस्ट मास बट डू पॉजेस मोमेंटम। मोमेंटम तो रखता है, मोमेंटम होता है उसका, लेकिन रेस्ट मास उसका नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला दे हैव मास, गलत है, ये भी गलत है। ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, ये भी गलत है। दे हैव नो रेस्ट मास बट हैव मोमेंटम, ये सही है। और दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन वक्त, तो ये भी गलत है। तो देखिए इसमें भी हमने क्या किया, पहले दो गलत हो गए तो इसमें अब तीसरा एकदम क्लियर हो गया। दे हैव नो रेस्ट मास बट हैव मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है आपको क्या आ रहा है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें मोमेंटम, रेस्ट मास और मोमेंटम क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो फोटान के रेस्ट मास, तो रेस्ट मास इसका नो रेस्ट मास रेस्ट मास को जिसको m0 से दिखाते हैं। देखिए रेस्ट मास को हम लोग किससे दिखाते हैं, m0 से। तो इसका रेस्ट मास होता ही नहीं है। तो फोटान जो रेस्ट मास नहीं रखता बट इसका मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब क्या आंसर सही हो गया, दे हैव नो रेस्ट मास बट हैव द मोमेंटम। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फोटान का क्वेश्चन है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए हमने क्या क्या बताई, अब आपको क्लियर एक बार और समझा दें। देखिए सबसे पहले आपको हमने बताया कि किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, अंडरस्टैंडिंग, समझें। सबसे पहले तो आप इसको क्वेश्चन को समझें क्या होता है। दूसरा होता है उसके फार्मूले को जानें, किस फार्मूले पर वो लगना है। और तीसरा ये होता है कि समय को बर्बाद ना करें। टाइम फैक्टर बहुत, कंपटीशन में टाइम फैक्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय बर्बाद कर दिए तो आपका उसमें समय बर्बाद हो जाने से अगले क्वेश्चन उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। अगले क्वेश्चन में आपको समय कम मिलेगा और निश्चित समय है 2 घंटे या 1 घंटे का, तो उसी में आपको सब क्वेश्चन करना है। तो कंपटीशन के लिए समय को बचाइए और जहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट वहाँ देरी मत करिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आप
हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़ ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए, भविष्य के लिए, और हमारे पिछले वीडियो भी जो आप देखे होंगे या देखते होंगे, वो भविष्य के लिए आपके सुनहरे अवसर लेकर आएंगे। और इसकी तो गारंटी है कि आप श्योर सेलेक्ट हो जाएंगे किसी न किसी कंपटीशन में या जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं। और फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट जो कि काफ़ी टफ माना जाता है, अगर उसमें अच्छा नंबर आप पा जाते हैं तो आप जान लीजिए कि बाकी सब सब्जेक्ट आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जिससे कि आपको नया वीडियो मिले। और फिर साथ ही साथ इसको जो है लाइक भी कर दीजिएगा, तो हम बहुत ही आपके आभारी होंगे। धन्यवाद बच्चों। फिर नए वीडियो लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारे आशीर्वाद।